प्रधानमंत्री ने गुजरात में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह किया संबोधित। कहा, गुरु नानक देव जी के संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचाने के हुए प्रयास। पीएम ने समाज में गुरुओं के योगदान को किया नमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में आज से रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू किया गया लागू। टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अतीत में लखपत साहिब ने कई झंझावातों को देखा है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है, तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और कई भाजपा नेताओं अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। और आइए अब देखते हैं अटल जी के जीवन यात्रा से जुड़े कुछ पहलुओं को इस रिपोर्ट के माध्यम से। आज से करीब 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी, जो भूमि पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अटल यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर से हुई। पुत्र होने की खुशी में कृष्ण बिहारी के घर में बधाइयां गाई जा रही थी। अटल जी के पिता एक अध्यापक होने के साथ साथ ग्वालियर रियासत के नामी कवि भी थे। अटल जी ने अब स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है। यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी भाषण कला को धार मिली। प्रयाग में या कहीं
गई थी तो गाड़ी हो गई लेट, तो वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ ये कहा गया कि ये तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के अटल है और ये तो विख्यात व्यक्ति है, इसको तो सुना जाए, उनके टाइम खत्म हो चुका है और डिबेट ही खत्म हो गई है, तो बोले इनको सुना जाए, एंड ही गॉट प्राइज फॉर इट। कॉलेज जीवन से ही अटल जी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और कॉलेज छात्र संघ के सचिव और उपाध्यक्ष बने। विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी जब पढ़ते थे और चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुलामी के उस दौर में देशभक्ति की भावना से भरे अटल जी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ और वो संघ के स्वयं सेवक बन गए। यही वो दौर था जब युवा अटल ने अपने दिल की भावनाओं को कविताओं के जरिए कागज पर उकेरना शुरू किया। ग्वालियर से बीए पास करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए और यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया। अटल जी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के साथ जुड़ गए। 50 के दशक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम का अखबार निकाल रहे थे। दीनदयाल जी ने युवा अटल को लखनऊ बुलवाया, उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और डॉक्टर मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में पार्टी का कामकाज देखने लगे। इस दौर में कश्मीर का मामला काफी गंभीर था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनके साथ वे जम्मू कश्मीर के संघर्ष में जुड़े। जम्मू कश्मीर में परमिट राज था, प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। 2 झंडे, 2 संविधान और सामान्य भारतीय वहां प्रवेश करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे। उस संघर्ष में अटल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर की वेदी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने अटल जी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आने को व्याकुल राजनीति की रफ्तीली राह पर चल पड़े। इसी बीच 1957 में दूसरा आम चुनाव आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली और अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब वो संसद में बोलने खड़े होते तो मानो समूचा संसद ही उनकी वाणी की प्रवाह में बहने लगता। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत ने जनसंघ को गहरा झटका दिया। महज 43 साल के युवा अटल के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी अपने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जुटे रहे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बड़बड़ अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आदरणीय अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अटल जी को उनकी जयंती पर स्मरण करता हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित होते हैं। उन्होंने अपना जीवन भारत को मजबूत और विकसित बनाने में समर्पित किया था। उनकी विकास के लिए की गई पहलों ने लाखों भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। वहीं चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश सेवा में अटल बिहारी वाजपेयी के उल्लेखनीय योगदान को याद किया। At the outset, let me pay my humble tributes to former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee ji on his 97th birth anniversary today. One of the tallest Indian leaders ever
and one of the most glittering stars of our political firmament, the charismatic former Prime Minister, was an outstanding parliamentarian, able administrator, poet, writer, orator par excellence, and above all, a great human being. Atalji was an exemplary champion of consensual politics, who throughout his active political life demonstrated the spirit of understanding and give and take. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर याद किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गुड गवर्नेंस 2021 का विमोचन किया, जिसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा अमित शाह ने सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आधुनिक भारत में सुशासन शब्द जिन्होंने सही अर्थ में जमीन पर उतारने का काम किया, वो हमारे अटल जी थे। अटल जी ने एक विचारधारा को लेकर अपना पूरा जीवन समर्पित किया। पूरे जीवन एक विचारधारा को लेकर अपना जीवन समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री बने तब कई सारे ऐसे फैसले किए जो देश के गौरव के साथ जुड़े थे, सालों से लंबित। बहुत कम कालखंड मिला, मिली जुली सरकार थी, ढेर सारी मर्यादाएं थी, फिर भी उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि आने वाले दिनों में सरकारें कैसी चलनी चाहिए, इसका एक मजबूत और अच्छा उदाहरण भारत के लोगों के सामने रखा जाए। इधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम में 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा दिया। इस दौरान सीएम योगी डिजी शक्ति पोर्टल और डिजी शक्ति अध्ययन ऐप भी लॉन्च किया गया। सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डिजी शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टॉल है। इसके माध्यम से संबंधित यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट छात्रों को पढ़ाई के लिए कंटेंट देंगे। साथ ही शासन की ओर से बूट, लोगो और वॉलपेपर के माध्यम से रोजगार परक योजनाओं आदि की जानकारी भी दी जाएगी। सरकार की ओर से नामी आईटी कंपनी इन्फोसिस से अनुबंध किया जा रहा है। इससे इन्फोसिस के शिक्षा और रोजगार से जुड़े 3900 प्रोग्राम निशुल्क युवाओं को उपलब्ध होंगे। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव कुमार विनीत ने बताया कि योजना सिर्फ निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की नहीं है, ये योजना का आरंभ है। स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगिता परीक्षाएं और रोजगार के लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कल अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रदेश में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए। ये कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं तथा एम्बुलेंस संचालित रहेंगी। उन्होंने कहा कि शादी, विवाह व अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे आयोजनों में अनुमान्य सीमा तक लोगों की भागीदारी हो। आयोजकों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाए। समारोह में 200 लोगों की अनुमति दी गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 49 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 266 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। बाजारों में मास्क नहीं है तो सामान नहीं है के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए।
दरअसल देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 415 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। अच्छी बात यह है कि देश के 17 राज्यों में सामने आए करीब 415 में से 115 ठीक हो चुके हैं, यानी इस संक्रमण से लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से 42 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 79 मामले सामने आए हैं। मिर्जापुर जनपद की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आंदोलनरत उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तमाम विसंगतियों के कारण इन अभ्यर्थियों के भविष्य खतरे में पड़ा हुआ था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जो निर्णय लिया वो सराहना योग्य है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले को हल किया है। देखिए, जहां तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहां तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने 2 बातें कही हैं जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि 2 ही तरीके हैं। एक, जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें, और दूसरा, वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन से या किसी भी अगला जो कोई नया वेरिएंट अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं। लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए बदायूं में आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश की मंत्री गुलाबो देवी ने शिरकत की। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और प्रदेश में सुरक्षा के साथ महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की दिशा में योगी सरकार काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी लोकसभा के भी सदस्य हैं। उनकी गंभीरता को हम जानते हैं। हमने नजदीक से अवलोकन भी किया और देखा भी है जितनी गंभीरता से योगी जी काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि योगी जी यूपी के लिए उपयोगी है। अब उनको लगता है कि ये उपयोगी कैसे बोल दिया, तो इसलिए चिढ़ हो गई होगी। बाकी जितनी गंभीरता से योगी जी काम कर रहे हैं, जितने परिश्रमी मुख्यमंत्री मिले हैं, मुझे लगता है कि यूपी में जो मोदी जी की नीतियां तेजी से धरातल पे उतरी है वो अपना आप में एक अद्भुत मिसाल पेश की है योगी जी ने। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज बरेली में प्रेरणा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 30 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि का चेक स्वयं सहायता समूह को दिया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार एवं राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार ने किया। इस अवसर पर समूह के उत्पाद के लिए लोगो भी लॉन्च किया गया ताकि वो अपनी अलग पहचान के साथ बाजार में उतर सके। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारे बरेली की महिला माताओं बहनों ने जो इतने अच्छे काम किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता है कि इसको अच्छे ढंग से प्रचारित किया जाए और लोग इनका लाभ उठाएं। और हमें लगता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसके प्रयोग से क्रांति भी आएगी और लोगों में काम करने की रुचि भी बढ़ेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजक लोग इसको किस ढंग से और अच्छे ढंग से प्रचारित कर सकते हैं, इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। अब उन्नाव से हम सबको प्रेरणा देने वाली एक छोटी सी खबर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को अब सरकार ही नहीं बल्कि सरकार के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी ओर से सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। उन्नाव के शुक्लागंज के एक निजी अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे बढ़ाते हुए बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है।
दरअसल डॉक्टर राधा रमण अवस्थी ने अपने नर्सिंग होम में पैदा होने वाली कन्याओं के घर वालों से एक भी रुपया न लेने का वचन दिया है, बल्कि उनका कहना है कि डिलीवरी पर आने वाला यही खर्चा अगर माता पिता अपनी उस बच्ची के नाम पर बैंक में जमा कर दें तो वो आगे चलकर उसकी पढ़ाई लिखाई और तरक्की में काम आ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि डॉक्टर राधा रमण अवस्थी ने हम सभी को एक नई दिशा देने का काम किया है। हॉस्पिटल से मैंने आज एक नई मुहिम चालू की है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और मेरा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। उसी के तहत आज मैंने अपने हॉस्पिटल में एक नई चीज शुरू की है। जिस माँ को बेटी पैदा होगी हमारे हॉस्पिटल में, उसका कोई चार्ज हॉस्पिटल के अंदर नहीं लिया जाएगा, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं होगा। और मैं तो चाहूंगा कि जो नर्सिंग होम का खर्चा होता था वो फादर उसके बेटी के नाम जमा कर दें, जो आगे उनके काम आएगा। हमारी बस यही कोशिश है कि बेटियों को बढ़ाना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है। बस हमारे पोती भाई है और सब कार्यकर्ता लोग माफ है, पैसा नहीं लिया गया, सब माफ है, ऐसे किया है। अस्पताल में है, मेरी बेटी पैदा हुई है और यहाँ का खर्चा सब डॉक्टर साहब की तरफ से है। और डॉक्टर मिश्रा अवस्थी साहब, डॉक्टर अवस्थी साहब को हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनके बहन पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर अवस्थी साहब का जन्म से शुक्रिया अदा करते हैं। और क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों में भव्य सजावट की गई है। वहीं क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में कैंडल जलाने की विशेष परंपरा है। इस दिन लोग यीशु की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। उनकी मान्यता है कि ये उनके जीवन में प्रकाश और तरक्की लाता है। आज प्रदेश भर में क्रिसमस का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर सभी चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हो रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आज पूरी रात कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस अवसर पर चर्चों को सजाया गया है। प्रभु यीशु से जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के प्रयागराज पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने कहा कि ये यात्रा जिन जिन क्षेत्रों और जिन जिन गांवों से होकर गुजर रही है, वहां जनता का साथ मिल रहा है। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस रथ यात्रा में प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर और सभी विधायकगण मौजूद थे। जन ज्वार इसका स्वागत कर रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 300 से अधिक सीटों की जीत के आंकड़े के साथ यह यात्रा इस बात का संकेत दे रही है कि पुनः भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः कायम रहेगी और जनता की सेवा में आगे और नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। और उधर फर्रुखाबाद के आवास विकास ग्राउंड पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा एक ट्रस्ट है, राजनीतिक दल नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार से अधिक भारत सरकार की उपलब्धियों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया और कार्यक्रम की समाप्ति पर पत्रकारों से वार्ता भी की। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनविश्वास यात्रा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जो मैंने आग्रह किया था, जो जनता के सामने में बोला था, वो सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया हूँ। जो शेष है उसको मैं फिर से पूरा करूंगा। हमें जन समर्थन।
प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रदेश के 44 पशुपालकों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाए जाने पर और अधिक बल देना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की दोगुनी आय करने की दिशा में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है और अधिक से अधिक किसानों और पशुपालकों को दुग्ध विकास की विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए दुग्ध उत्पादन में और अधिक वृद्धि करनी होगी। और उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध मूल्यों और कर्मचारियों के देयों का समय से भुगतान सुनिश्चित किए जाने की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आज तक के इतिहास में पूरे विश्व में अकेला एक उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजकोष से 7 लाख गायों के भरण पोषण का प्रबंध किया है, जहां आज भी भरण पोषण राज्य कोष से दिया जा रहा है। इसमें हमने जनता में ये प्रचार प्रसार भी किया है कि गाय की प्रत्येक चीज उपयोगी है, इसलिए गाय को पालना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी जो एक बनारस में एनडीडीबी को हमने एक प्रोजेक्ट दिया है, 4 लाख लीटर पर डे का है वो, उसमें गोबर से ही बिजली बना के उसकी 3 शिफ्ट चलाई जाएंगी और वहाँ किसानों से 2 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। जिस समय गोमूत्र और गोबर खरीदना शुरू होगा उस समय किसानों में और ज़्यादा रुचि बढ़ेगी और किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। इधर ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी किसानों का रुझान आ रहा है, इसलिए गायों को पालने के लिए अब रुचि बढ़ी है, एक पूरे समाज में वातावरण तैयार हुआ है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह के संबोधित कहा, गुरु नानक देव जी की संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचाने के हुए प्रयास। पीएम ने समाज में गुरुओं के योगदान को किया नमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के और दुनिया भर में मनाया जा रहा क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।